तो प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। ये हम लोग की बूस्टर क्लास चल रही है भाई, और ये क्लास आपको डेली 8 बजे राइट टाइम, डेली शाम को 8 बजे मिल जाता है भाई। तो आप सभी लोग अपने सही टाइम पे आके इस क्लास को, बूस्टर क्लास है भाई, यहाँ से अब मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो तक हमने चित्र वाले जो सवाल थे भाई, पूरे पीडीएफ में चित्र वाले सवाल को कंप्लीट कर लिए हैं। और प्लेलिस्ट में जाइए, बूस्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे पूरे भाई चित्र वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, एक ही दिन में आप देख के पूरा ख़त्म कर लीजिए, अगर जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था भाई कि चित्र वाले में से कम 8 से 10 चित्र तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे भाई। और चित्र वाला हम पूरा एक साथ बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिए हैं। तो साथ ही जितने लोग नए अभी जुड़ रहे हैं, सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप कि आप सभी लोग ईमानदारी से लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और जिनको आंसर आ रहा है भाई वो कमेंट करते हुए चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया है। तो ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स के लिए अब नहीं बोलेंगे हम बार बार। तो बाकी जो जुड़ रहे हैं भाई वो करेंगे अपना। देखिए, रिलैक्टेंस की इकाई क्या है भाई, रिलैक्टेंस की इकाई क्या है। तो ये जो रिलैक्टेंस होता है ना, ये भाई इससे हम यस से प्रदर्शित करते हैं, और रिलैक्टेंस बराबर होता है एफ, मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अपान में 5। और ये एमएमएफ बराबर होता है प्यारे साथियों एन आई अपान में 5। ठीक है, अब ये एन क्या है, टर्न है, और आई क्या है, करंट है। अब सबका मात्रक लिखते हैं। तो देखिए, एन का मात्रक होगा टर्न, और आई का मात्रक होगा एम्पियर अपान में 5 का मात्रक होगा वेबर, WB लिख दे रहे हैं, वेबर। तो एम्पियर टर्न पर वेबर, देखिए यहाँ पे एम्पियर टर्न पर वेबर, ये किसका मात्रक है भाई, रिलैक्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। एस बराबर होता है क्या, एमएमएफ अपन 5, और एमएमएफ बराबर, यहाँ देखिए एमएमएफ बराबर होता है साथियों एन आई होता है, और इतना बटे होता है भाई 5। देखिए, एन का मात्रक क्या होगा, टर्न होगा, आई का मात्रक एम्पियर। कभी कभी ना आपसे एग्जाम में इसका पूछ देगा, एमएमएफ का मात्रक बताइए। ठीक है, किसका मात्रक भाई, एमएमएफ का मात्रक। एमएमएफ क्या है, जैसे विद्युत में हम पढ़ते थे EMF ना, वैसे ही मैग्नेट में हम पढ़ते हैं एमएमएफ। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न। एमएमएफ का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, एम्पियर टर्न। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का मात्रक होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मात्रक, इसको आप एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, मतलब यस का मात्रक रिलैक्टेंस का निकालेंगे तो क्या होगा, एन आई अपान में 5, एन आई अपान में क्या होगा भाई, 5 होगा। ठीक है, अब देखिए, रिलैक्टेंस का जो उल्टा होता है वो होता है परमियंस। अगर परमियंस का आपको मात्रक पूछेगा तो वेबर पर एम्पियर टर्न हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर टर्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है साथियों। देखिए, हाँ यहीं पे देखिए, परमियंस का इकाई क्या है। परमियंस का इकाई हम क्या बोले थे, पिछले वाले का उल्टा। वहां पे क्या था भाई, वहां पे था एम्पियर टर्न, किसका, रिलैक्टेंस का मात्रक। और यहाँ पे जो पूछेगा, किसका पूछा है भाई, परमियंस का, एम्पियर टर्न पर वेबर, ये किसका था, रिलैक्टेंस का। अब ये हो जाएगा भाई, परमियंस क्या होता है, रिलैक्टेंस का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा वेबर बटे में एम्पियर टर्न। ठीक है, देखिए कहाँ पे, वेबर बटे में एम्पियर टर्न। ये दोनों मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, दोनों मात्रक आपको अच्छे से आना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, वेबर पर एम्पियर टर्न। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। आप लोग लिख लेंगे, ये परमियंस का क्या होता है भाई, उल्टा होता है। परमियंस का क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए नेक्स्ट का, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबकी के ध्रुवता को प्रभावित करता है, कहने का मतलब जैसे कोई विद्युत चुंबक है, मान लीजिए हम बनाए हैं, और विद्युत चुंबक के एक साइड N बना है, एक साइड N बना है, एक साइड S बना है। विद्युत चुंबक हम इस पे ऐसे कॉयल लपेट के बनाते हैं ना, अगर एक साइड N बन रहा है, एक साइड S बन रहा है,
तो ये मतलब कौन सा कारक है? तो देखिए करंट का डायरेक्शन, मान लीजिए इस साइड करंट फ्लो हो रही थी तो इधर n बन गया, इधर s बन गया। अगर आप इस साइड से करंट फ्लो करवाएंगे, मतलब ऐसे करंट जाना शुरू होगा, तो इसका जस्ट उल्टा होगा, इसके डायरेक्शन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका जो ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है, n है, s ध्रुव है, तो ये क्या हो जाते हैं भाई, उल्टा हो जाते हैं करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे। तो धारा की दिशा से ये क्या होता है, प्रभावित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, धारा की दिशा से क्या होगा भाई, प्रभावित होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए संधारित्र की इकाई क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम C से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई इन्होंने पूछा है, तो कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है वो होती है भाई फैरड, और इसको F से प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। यूनिट जितने भी बताए जा रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे से आप इसको पढ़ के जाइए भाई। देखिए यहाँ पे, हाँ कहाँ है भाई, हाँ सॉरी कहाँ, फैरड, हाँ ये महो किसकी इकाई है भाई, देखिए महो जो होता है ये ओम का उल्टा होता है। ठीक है, महो जो होता है ओम का उल्टा होता है, और ओम की इकाई होती है भाई आर, और आर का उल्टा होता है भाई कंडक्टेंस। तो ये महो जो है ये कंडक्टेंस की इकाई है। जितना हम यूनिट बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप सिर्फ ये याद करिए। हेनरी जो होती है भाई ये इंडक्टेंस एल की इकाई होती है, इंडक्टेंस। कूलाम जो होता है भाई ये चार्ज, आवेश क्यू का इकाई होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, मतलब C का मान इन्होंने पूछ रखा है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है भाई, C का मान इन्होंने पूछा है क्या होगा, यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता है। वोल्टेज का मान कितना है भाई, 35 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल ये सवाल है, आप इसको लगाइए। और Q का मान कितना है भाई, 0.5 कूलाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, C बराबर होता है, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है, C बराबर क्या होता है, V बाई Q होता है भाई। ठीक है, C बराबर क्या होता है, अरे सॉरी, C बराबर होता है Q बाई V। C बराबर क्या होता है, Q बाई V। इसको काट दे रहे हैं, बढ़िया से लिख दे रहे हैं। C बराबर देखिए होता है क्या भाई, Q अपान में V। अब ये Q का मान क्या है, 0.5 है, बटे में क्या है भाई, 35 है। अब देखिए इसको और यहाँ हटा दीजिए, 10 का गुणा कर लीजिए। देखिए ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ हो गया भाई, 35 दूना हो जाएगा 70, 35 दूना क्या हो जाएगा, 70 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब 1 बटे यहाँ पे आ गया भाई 70, सही है ना, 35 दूना 70। अब 1 में 70 का जब भाग देंगे तो ये आएगा भाई 0.014। ठीक है, 0.014, और C का जो होगा वो फैरड होगा। मतलब कुछ नहीं करना है, C बराबर आपको याद होना चाहिए Q बाई V। C बराबर क्या है, Q बाई V। ये संधारित्र का फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। संधारित्र का फार्मूला है C बराबर Q बाई V। अब ये Q का मान दिया है कितना, 0.5, और V का मान दिया है 35 वोल्ट। बस इसमें रख के अपना सॉल्व कर लीजिए। आप इसको लगाइएगा जरूर भाई, देखिए हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। देखिए ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, तो ऑप्शन सी जो है भाई ये करेक्ट है। ये याद कर लीजिए भाई, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, देखिए चालक का जो प्रतिरोध इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, और R बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, R बराबर होता है रो L बाई A होता है भाई। अब देखिए ये जो है रो है ना, इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसे हम क्या कहते हैं, चलिए हम सबको लिख दे रहे हैं, जो रो है इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं भाई। विशिष्ट, या इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और ये क्या है भाई, ये चालक की लंबाई है और ये चालक का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जब हम इसको हटाएंगे तो ये R हो जाएगा, समानुपातिक चिन्ह L अपान में
ए हो जाएगा। कहने का मतलब आर जो है यल के तो समानुपाती है, लेकिन आर जो है ए के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है। आर जो है ए की क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। तो देख लीजिए यहाँ पे लंबाई नहीं होगा, क्या पूछा है, चालक के प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो ये पूछा है जो चालक का प्रतिरोध है ना वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। अनुप्रस्थ मतलब आगे का क्षेत्रफल, जैसे ये तार है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये जो आगे वाला है ना भाग इसका क्षेत्रफल, ये ऐसे इसको काट दीजिए तो ये जो आगे वाला मिल रहा है इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये ए है, और ये इसके क्षेत्रफल के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चलिए यहीं पे एक चीज हम और बताते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है भाई, अगर चालक का आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे ना तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये लंबाई के समानुपाती है, अगर आप चालक की लंबाई बढ़ाएंगे भाई तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, सॉरी प्रतिरोध क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्षेत्रफल की क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है, तो मतलब चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध क्या है ना, ये करंट के चलने में रुकावट पैदा करता है, ठीक है, करंट के चलने में रुकावट पैदा करता है। और करंट का बिहेवियर कैसा होता है भाई, पानी की तरह होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास जो है ये पाइप है, ठीक है, और एक हमारे पास है भाई ये पाइप, दोनों समान लंबाई के हैं ये पाइप। अगर मान लीजिए हमको इसमें पानी डालना है, ठीक है, इसमें मान लीजिए भर के पानी जा रहा है, और यही पानी अगर हम इसमें डालें तब क्या होगा भाई, इसमें बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो पानी को रोक रहा है। तो वही जो रोकता है ना उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, विरोध करने वाला। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ, अगर हम भाई पाइप का क्षेत्रफल मतलब बढ़ा रहे हैं तो पानी आसानी से जा रहा है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया भाई, वो कम हो गया, और क्षेत्रफल को घटा दिए तो यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, जिससे हमारा पानी उतना सही तरीके से नहीं जा रहा है। बिल्कुल पानी की तरह ही करंट को आप समझिए। अब यहाँ पाइप ना होके यहाँ पे तार होता है, एक मोटा तार हो गया आपका और एक पतला तार हो गया, ठीक है। आपसे पूछेंगे किसका प्रतिरोध भाई अधिक है, तो आप कहेंगे ये जो मोटा तार है इसका प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध कम है, और ये जो पतला तार है इसका प्रतिरोध क्या है भाई, अधिक है। अगर ये दोनों सेम मटेरियल और सेम लंबाई के हैं तब, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आया ना, तो ये जो क्षेत्रफल होता है ये प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा भाई, घटेगा, इसका मतलब यही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध अभी हम पढ़े हैं, ये किसका विरोध करता है भाई, करंट के चलने का विरोध करता है। अगर यहाँ पे हम प्रतिरोध अनंत कर दिए तो इसका मतलब करंट अब चलेगा ही नहीं, करंट का मान 0 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का क्या मान होता है। मतलब मान लीजिए एक ऐसे है, एक यहाँ पे ऐसे खुला है, और यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ सप्लाई दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ जो है सप्लाई दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सप्लाई दिए हैं तो क्या इस करंट क्या होती है, हमेशा जहाँ से चलती है वहाँ आने की कोशिश करती है। अगर करंट कहीं भी खुला हुआ है, सर्किट कहीं भी ब्रेक है तो करंट चलेगी ही नहीं, तो इस सर्किट में करंट का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो क्या है भाई, अनंत है। अगर जहाँ पे प्रतिरोध अनंत होगा वहाँ पे सर्किट में करंट जाएगी ही नहीं। तो देखिए क्या है, खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा भाई, अनंत कहीं दिया है, ऑप्शन डी देखिए ये करेक्ट होगा, ये अनंत, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल हो रहा हूँ। देखिए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का
प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो लाइट पे निर्भर करते हैं। लाइट पे निर्भर करने का मतलब अगर उनके ऊपर प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो वो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अपने प्रतिरोध को घटा देते हैं भाई, तब करंट अच्छे से फ्लो होने लगती है। प्रतिरोध को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जिसके कारण हमारी जो करंट होती है फ्लो होती है। तो प्रतिरोध क्या होगी भाई, घटेगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तीव्रता बढ़ा दी जाए लाइट डिपेंडेंट जैसे प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। देखिए डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है, देखिए कुल सूत्र लिख दे रहे हैं। P बराबर होता है भाई वोल्टेज और करंट, P बराबर होता है भाई V स्क्वायर अपान में R, और P बराबर होता है डीसी सर्किट में P बराबर होता है भाई I स्क्वायर R। ये शक्ति की गणना करने का सूत्र है। तो देखिए कहाँ पे क्या दिया है, वोल्टेज और प्रतिरोध। वोल्टेज और प्रतिरोध है क्या, नहीं है। धारा और प्रतिरोध है क्या भाई, नहीं है। समय नहीं होगा भाई, ठीक है, समय नहीं होगा। धारा और वोल्टेज है क्या, कहें, देखिए धारा और वोल्टेज ये है, तो ये सूत्र P बराबर VI आप याद कर लीजिए। तो ये होगा भाई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो शक्ति की गणना करने का सूत्र है वो धारा वोल्टेज है। बाकी हम पूरा सूत्र लिख दिए हैं, आप इसे याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना हो जाए। अब देखिए भाई हम क्या पढ़े थे, जो R बराबर पढ़े थे भाई रो L/A, ठीक है, L/A। अब क्या कह रहे हैं, ये चालक के क्षेत्रफल को दुगना कर रहे हैं। क्षेत्रफल मतलब चालक की जो मोटाई है उसको बढ़ा के 2 गुना, जैसे ये चालक है तो इसकी जो क्षेत्रफल है A है, तो अब ये कह रहे हैं हम दुगना कर दे रहे हैं। हो सकता है भाई इतना बड़ा, दुगना मतलब इतना आ जाएगा क्या, इतना। तो ये तो हम समझ गए भाई, ये क्या हो गया 2A, क्षेत्रफल इसका दुगना कर दिए। तो ये तो हम समझ गए भाई कि इसका प्रतिरोध होगा वो घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, जितना ये क्षेत्रफल को दुगना करेंगे ना उतना ही गुना हमारा प्रतिरोध घट जाएगा। तो क्या होगा भाई, देखिए 2 गुना कम हो जाएगा। बस इसी को आंख बंद करके टिक मारिए और चलिए आगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या है साथियों, 1 ओम से 100 किलो ओम तक के मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 1 ओम से 100 किलो ओम मतलब 100,000 ओम तक के मापन के लिए हम इसमें से करते हैं भाई व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ठीक है, ये ब्रिज पुल याद कर लीजिए, ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, 1 से 100 1000 ओम कहीं दिखाई दिए तो आपको समझ में आना चाहिए हमको ब्रिज वाला टिक लगाना है भाई, ऐसे आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है साथियों, श्रेणी परिपथ का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे फ्यूज जो दिया है ना, फ्यूज को ही हम श्रेणी परिपथ में लगाते हैं। श्रेणी का मतलब भाई जैसे कि आप पाइप जोड़ते हुए चले जाइए, वही श्रेणी परिपथ होता है। अब देखिए श्रेणी का मतलब होता क्या है, अब जैसे कि हम ये बल्ब जला रहे हैं, एक हमारे पास ये लाइट है, हम इस लाइट से क्या कर रहे हैं भाई, एक बल्ब जला रहे हैं। तो यहीं पे हम क्या कर देते हैं भाई, एक फ्यूज लगा देते हैं। बस फ्यूज ऐसे ही जुड़ा हुआ होता है ताकि हमारा यहाँ कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज क्या हो, और ये फेज वाले तार में लगा होता है जिसमें से करंट जाती है। ठीक है, अगर ये फ्यूज जल जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ब्रेक, तो यहाँ से करंट इस पर जाएगी नहीं। तो ये जो क्रम है ना, इसी को हम कहते हैं श्रेणी क्रम। ये क्या है, जो एक ही तार में जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं वो श्रेणी क्रम है। तो फ्यूज हमारा किस में जुड़ा हुआ होता है भाई, श्रेणी क्रम में। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट देखिए, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो इसे हम कहते हैं भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक, इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा प्रतिरोध जो है वो है भाई R0। अब हम कह रहे हैं T डिग्री सेल्सियस पे हमारा प्रतिरोध हो गया RT, मतलब प्रतिरोध क्या हुआ, बढ़ गया मान लीजिए या घट गया। ठीक है,
T डिग्री सेल्सियस पे हमारा प्रतिरोध क्या हो गया भाई, RT हो गया। मतलब प्रतिरोध के मान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ टेम्परेचर को कम बेसी करने से। तो इसका जो सूत्र होता है ना, RT बराबर जो हम निकालते हैं तो ये होता है R01 प्लस अल्फा T होता है। अब यही जो अल्फा है ना, इसी को हम कहते हैं ताप गुणांक। ठीक है, ताप गुणांक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखिए विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। विद्युत मात्रा देखिए, धारा समय तो हम जानते हैं I बराबर होता है भाई Q/T। अगर यहाँ से Q निकालेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू टी। तो धारा के साथ समय का तो गुणा होता है, लेकिन वोल्टेज और धारा का गुणा नहीं होता है, धारा और प्रतिरोध का गुणा नहीं होता है, वोल्टेज और प्रतिरोध का कोई भी सूत्र नहीं होता है। तो कहने का मतलब इसमें जो करेक्ट सूत्र होगा वो A है। ठीक है, सूत्र जो है ये होगा करेक्ट भाई। धारा और समय का तो गुणा करने का सूत्र होता है और यही विद्युत मात्रा है। ठीक है, और कोई सूत्र है ही नहीं। जो ये 3 सूत्र लिखे हुए हैं ना, ये बिल्कुल कोई सूत्र है ही नहीं। देखिए चालकता की इकाई वहीं पे हम बता दिए थे। ठीक है, प्रतिरोध का जो उल्टा होता है भाई, वो होता है भाई कंडक्टेंस G। और ये G की जो इकाई होती है ना, ये देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब चालकता G बराबर होता है 1/R। और इस R की जो यूनिट होती है वो होती है भाई ओम। मतलब ओम का मतलब क्या हुआ, OHM। ठीक है, ओम, ये हुआ ओम, OHM, ये क्या है भाई, ओम। अब ओम का जब उल्टा करेंगे तो वही तो आपका कंडक्टेंस होता है। तो ओम का जब उल्टा कर देंगे तो वो चालकता की यूनिट हो जाती है। या हम इसे ओम इनवर्स कहते हैं, या ओम का उल्टा, हम इसको ओम उल्टा करके लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये MHO हो जाएगा। तो हम इसे कहते हैं महो। क्या कहते हैं भाई, सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे MHO, ये क्या होगा, महो। ओम का उल्टा क्या होता है, महो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, महो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका, देखिए प्रतिरोध की इकाई, सॉरी प्रतिरोधकता मतलब रजिस्टिविटी, या इसे हम कहते हैं क्या भाई, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी इकाई इन्होंने पूछा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र याद कर लीजिए, R बराबर होता है ρL/A। अब यहीं से आप सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए रो बराबर अगर आप निकालेंगे तो R का A के साथ गुणा हो जाएगा और L नीचे आ जाएगा। तो रो बराबर निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, R इंटू A होगा। ठीक है, और बटे में L होगा। अब R का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और A का मात्रक जो होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे L का मात्रक जो होगा वो होगा मीटर। तो मीटर से 1 मीटर हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे रो का जो यूनिट आया ओम मीटर आ गया। क्या भाई, ओम मीटर आ गया। तो देख लीजिए कहाँ पे है, ओम मीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आप सूत्र, ये सूत्र जो है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप इसे जो है याद करके जरूर रखिए भाई। ये सूत्र R बराबर ρL/A। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक शाखा खुले होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए समांतर परिपथ क्या होता है भाई, आपको हम बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है समांतर परिपथ। चलिए एक शाखा हम इसका खोल दे रहे हैं। ठीक, एक शाखा हम खोल दे रहे हैं, फिर हम इसको एक कॉमन तार से ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, समांतर परिपथ होता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हम कोई बैटरी लगा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से करंट चलना शुरू होती है। अब देखिए ये करंट जाएगी यहाँ, तो यहाँ तो अब खुला हुआ है, मतलब R क्या हो गया भाई, यहाँ पे अनंत हो गया। तो यहाँ पे करंट जाएगी ही नहीं, बाकी फिर यहाँ से करंट आएगी, इसमें चली जाएगी, फिर इसमें चली जाएगी। अब देखिए इसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है। देखिए धारा समान बनी रहेगी, ये तो भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, नहीं, ये और ये तो कार्य कर रहा है। नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, मतलब उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। बिल्कुल भाई, किस शाखा, जो शाखा खुला हुआ होगा ना, उस शाखा में बिल्कुल धारा बहेगी ही नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। मतलब जो शाखा खुल जाएगा उस शाखा में क्या होगा, धारा बहेगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है,
ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन है? तो देखिए ओम के नियम से जो संबंधित है, ओम का नियम क्या है भाई? V बराबर I इंटू आर। ओम के नियम में क्या है भाई? वोल्टेज, करंट और रजिस्टेंस। वोल्टेज है, करंट है, प्रतिरोध है। देख लीजिए भाई, मतलब वोल्टेज है, विभव है, धारा है, प्रतिरोध। देखिए धारा तो है, प्रतिरोध है, लेकिन शक्ति नहीं है भाई। धारा है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, बिल्कुल अब कहीं जाना ही नहीं है। इसको ही ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, धारा है, वोल्टेज है और प्रतिरोध है। अच्छा यहाँ प्रतिरोधकता है, सॉरी माफ करिए, प्रतिरोधकता है, ये ऑप्शन गलत होगा। प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध, जैसे यहाँ पे ए सी ऑप्शन सही है। अब तक चल देते तो हो जाता गड़बड़। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है भाई। क्यों? क्योंकि ये है ओम का नियम। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। इसमें वोल्टेज होता है, धारा होता है, प्रतिरोध होता है। बाकी यहाँ देखिए वोल्टेज है, प्रतिरोध है, लेकिन दक्षता नहीं है भाई। दक्षता का नहीं मतलब है, तो ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका सूत्र है। देखिए यदि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध समांतर परिपथ में जुड़े होते हैं R1 R2 R3, तो RT बराबर होता है साथियों, RT बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2 और प्लस 1 में R3। अब देखिए ऑप्शन में से यार हमें ये RT बराबर 1 में R1 है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये तो श्रेणी क्रम में जब जुड़ा होता है तब होता है। और RT बराबर 1 में R1 प्लस R2 ये भी नहीं होगा भाई। तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा मिलजुल रहा है भाई। अब ये कैसे मिलेगा यही हमें बताना है। तो देखिए इन सब के बटे आप क्या करिए, 1 कर लीजिए और सबको उल्टा कर दीजिए। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा RT, ये हो जाएगा RT। अब ये देखिए 1 हो जाएगा ऊपर और बटे में क्या आ जाएगा भाई? 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। इस तरह से ये इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, कौन सा नियम कहता है कि बंद परिपथ में विद्युत परिपथ में लगाया गया, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? तो देखिए भाई किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है जिसे हम कहते हैं KVL, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, वोल्टेज आया है ना, तो याद करिए भाई इसमें वोल्टेज आया है तो वोल्टेज हमेशा ऑप्शन में ढूंढिए। देखिए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो होता है इसी को हम कहते हैं किरचॉफ का, ठीक है, किरचॉफ का क्या है भाई? ये दूसरा नियम है। किरचॉफ का क्या है? ये दूसरा नियम है। बाकी हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं समझाएंगे। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो करंट के बारे में बताता है कि इनकमिंग करंट का बीजगणितीय योग आउटगोइंग करंट के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई? लगाया गया वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब का गर्म प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए मतलब ये क्या है, 100 वाट क्या है भाई? बल्ब की शक्ति P बराबर इन्होंने दिया है 100 वाट और ये 250 क्या है वोल्टेज, V का मान क्या है भाई? 250 वोल्ट पे ये बल्ब चलेगा। और फिर इन्होंने प्रतिरोध R के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए P, अभी हम शक्ति का पूरा फार्मूला लिखे थे उसी में से एक फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपान में R होता है। अब यहाँ से देखिए V स्क्वायर का मतलब क्या है भाई? 250 का स्क्वायर, 250 का स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे 100। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पे आगे लिखते हैं। अब देखिए 250 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 25 का जो स्क्वायर होता है 25 संयम 625 हो जाएगा 25 का स्क्वायर और जीरो यहाँ पे 2 जीरो कर लेंगे ऐसे, और बटे में क्या हो जाएगा भाई? 100 है। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिए R बराबर जो आपको मिला, R बराबर कितना मिला भाई? 625 ओम। R बराबर कितना मिला? 625 ओम। देख लीजिए यही ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 625 ओम वाला ये ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सूत्र याद करिए, बस उसी में रख के सॉल्व कर लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में बताइए भाई।
देखिए ये क्या है भाई, बिजली का बिल आपको निकालना है, ठीक है, बिजली का बिल आपको निकालना है, यूनिट आपको निकालना है। तो देखिए यूनिट बराबर क्या होता है, सूत्र लिख लीजिए, यूनिट बराबर होता है भाई 1 किलोवाट घंटा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। क्या होता है भाई, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 यूनिट बराबर। अगर ये ना समझ में आए तो एक सिंपल सा फार्मूला याद कर लीजिए। यूनिट निकालने का जो फार्मूला होता है ना, वो देखिए क्या होता है भाई, देखिए वाट, घंटा और डे, ठीक है, WHD बटे में 1000 याद कर लीजिए। WHD या तो कुछ HDW याद कर लीजिए, या यही जो आपको मन है वो याद कर लीजिए। आपको बैठ रहा है HDW आपके बैठ रहा है तो यही याद कर लीजिए कि ये घंटा है, फिर दिन है, फिर वाट है, बटे में 1000 करना है आपको। अब देखिए, अब जो दिया है आप सिंपल रख लीजिए। देखिए वाट, शक्ति दिया है भाई, ये क्या है, वाट है, ठीक है, ये शक्ति है। कितना दिया है भाई, 500 वाट। वाट की जगह पे आप 500 वाट लिखिए। अब कितना, 5 घंटे जला रहे हैं, तो यहाँ पे गुणा 5 लिख लीजिए। ये सभी गुणा के रूप में है, ध्यान दीजिएगा आप, सभी गुणा के रूप में है। अब और कुछ है, दिन है क्या, दिन नहीं बताए हैं, तो दिन नहीं बताए हैं तो मत लिखिए, और बटे में 1000 कर दीजिए भाई आप, 1000। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब क्या आ गया, 5 बचे 25, बटे में क्या हो गया भाई, 10 हो गया। अब 10 का 25 में भाग देंगे तो ये कितना आ गया भाई, 2.5 यूनिट। देखिए ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, 2.5 यूनिट। ऑप्शन डी क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई तांबे का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, 29 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, देखिए तांबे के परमाणु के पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकालने का सूत्र होता है भाई, वो होता है 2n²। अब यहाँ पे ये जो n है ये क्या है, ये कक्षों की संख्या है। ये क्या है भाई, कक्षों की क्या है, संख्या है, ठीक है। अब जैसे पहला कक्षा में निकालना है तो n बराबर 1 लिखेंगे। n बराबर क्या लिखेंगे भाई, 1 लिखेंगे। तो पहले कक्षा में कितना होगा, n बराबर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए 29 है, इसको भी ध्यान दीजिए, तांबे का परमाणु क्रमांक 29 है। तो पहले कक्षा में कितने होंगे भाई, n बराबर 1 लिखिए। देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा भाई, 2। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पहले कक्षा में कितना आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे कक्षा में निकालिए तो मतलब n बराबर 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 4, और ये 4 दूनी हो जाएगा 8। दूसरे कक्षा में कितना हो गया भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे कक्षा में देख लीजिए भाई, तीसरे कक्षा में अब देखते जाइए, पहले में हमने 2 रखा, दूसरे में 8 रखा, तीसरे में देखिए कितना रखेंगे, 2 × 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई 9, और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18। अब देखिए तीसरे कक्षा में कितना हो गया भाई, 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब बचा आपका, देखिए 8 2 10, और ये हो जाएगा 28, और 28 1 29, मतलब लास्ट वाले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो तीसरे वाले कक्षा में कितना आ गया भाई, 18 अपना कंप्लीट कर लिया। तो तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 होते हैं, और लास्ट में पूछा होता तो 1 होते हैं भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अब ये जो हमारी बैटरी होती है ना भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, तो आप देखेंगे बैटरी में जो EMF लिखा होता है, EMF जो होता है बैटरी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, उसको छोड़ के लिखा हुआ होता है भाई। लेकिन जब आप इस बैटरी से सप्लाई लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है वो EMF से कम मिलता है। कहने का मतलब EMF जो होता है वो अधिक होता है जो आपका मेन वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा होता है लोड लगाने के बाद। क्यों? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसमें वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है भाई, वोल्टेज का ड्रॉप। तो कहने का मतलब अगर
EMF बराबर अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे I इंटू आर, ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस V है भाई। तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप प्लस दोनों बीच के पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देख लीजिए EMF बराबर जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों, कहीं भटकना ही नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए एग्जाम के समय में भाई ऐसे ही पढ़ाया जाता है जल्दी जल्दी। देखिए 16 एम्पियर के केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिकतम अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो कहने का मतलब जो केबल है ना भाई, उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कितना है, 16 एम्पियर है। 16 एम्पियर का केबल है तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होगी। तो भाई जाहिर सी बात है 16 एम्पियर का केबल होगा तो इससे अधिक तो होगी नहीं और ना इससे बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इस ऑप्शन के आसपास देखिए ये जो 15 है, 16 एम्पियर की केबल है तो 18 तो नहीं होगी ना इसकी कैपेसिटी, कि 16 एम्पियर केबल है उसमें 18 एम्पियर का करंट गुजार दीजिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये 15 एम्पियर वाला जो है ये सह लेगा इसको। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके साथियों, तो आई होप कि आपको क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास सच में अच्छी लगी है तो अपने ITI वाले दोस्तों के साथ हमारे क्लास को जरूर शेयर करिए, हमारे इस मेहनत को शेयर करिए भाई। और गुरु दक्षिणा के रूप में आप सिर्फ कमेंट करिए प्यारा प्यारा, हमें मोटिवेट करते रहिए, हम आपको इस तरह से क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नई बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू for watching my video।